नमस्कार। राज के मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए है और हम लगातार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध मेरी जन्मभूमि पर चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण निबंध है, परीक्षा में आने लायक जो है निबंध है। और कल हमने जो पिछली कक्षा में जहाँ छोड़ा था वहाँ से आज आगे बात करेंगे। मेरा विचार है कि इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उद्भव और विलय के लिखे झोंके का नाम नहीं है। यानी द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि जो इतिहास जो होता है, उसका जो साहित्य होता है, वो केवल बड़े लोगों के लेखे झोंकों का नाम नहीं है। यानी केवल बादशाह राजाओं या महाराजाओं की हमने बात कर ली, और जो आम आदमी है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो कारीगर है, जो छोटा व्यक्ति है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं हो। हालांकि हमारे इतिहास में हुआ यही है कि हमारे इतिहास जो लिखने की ढंग रहा है वो केवल राजा महाराजाओं और बादशाहों और उन्हीं का रहा है, उसमें आम आदमी लगभग उपस्थित नहीं है। आजकल जो अब इतिहास लिखा जा रहा है, वापस से जो बात हो रही है, तो उसमें आम आदमी की दृष्टि से भी लिखा जा रहा है। जो नवीन जो शोध हो रहे हैं उसमें वो देखा जा रहा है। वह जीवन मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। मेरे गांव में जो जातियां बसी है वे किसी उजड़े महल या गाड़ी हुई ईंटों से कम महत्वपूर्ण तो है नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो उनके गांव में जो जातियां बसी है आकर कभी ना कभी इतिहास के इससे लंबे दौर में, और उनके गांव में क्या, सभी के यहाँ, सभी शहरों में, सभी नगरों में, पूरी दुनिया में मनुष्य जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहा। और अभी एक बहुत चर्चित पुस्तक आई है सैपियंस, उसमें जो है युवा वैज्ञानिक नोवाल हरारी है, उन्होंने तो बताया है कि कैसे जो है मनुष्य की प्रजाति कैसे ट्रैवल करती हुई सबसे आखिर में ऑस्ट्रेलिया की ओर पहुंची थी, और वहाँ जो बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े जो पाए जाते थे कंगारू, कैसे उसको ख़त्म करते हुए अपना वर्चस्व उसने स्थापित किया। और सब जगह उन्होंने, मनुष्यों ने कैसे अपना राज किया जानवरों के ऊपर, उस पर बहुत दिलचस्प तरीके से बात करती है। तो इस तरह से हर गांव में लोगों की आवाजाही रही। मेरे इस छोटे से गांव में भारतवर्ष का बहुत बड़ा सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा जा सकता है। यानी द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भले ही उनका गांव छोटा है, लेकिन वहाँ पर आप हिस्ट्री का कोई एक चैप्टर पढ़ सकते हो, कल्चर, सांस्कृतिक इतिहास का। ब्राह्मणों की बात तो बहुत कुछ लोग जानते भी हैं, यद्यपि कम लोग ही ये जानते हैं कि वे कितना कम जानते हैं। व्यंग्य करते हैं थोड़ा हिंदी के पुराने साहित्यकार हैं तो, कि भाई ब्राह्मण के बारे में तो सब कुछ पता ही है, लेकिन दूसरे लोग जो है वो कम जानते हैं कि जो है वो कितना कम जानते हैं। मेरे गांव में भड़बूजे का पेशा करने वाली कांदू जाति है, जो संस्कृत कांदविक शब्द से संबंध है। यानी उनके गांव में बड़बुंजा जो है वह पेशा करने वाली भी एक जाति है। कांदू जो शब्द मूलतः संस्कृत के कांदविक से बना था, उसी से बिगड़ कर जो है वैसा हो जाता है। और बड़बुंजा आप जानते होंगे, जो ये मूंगफली, या आपने देखी होगी शॉप पुरानी बहुत पहले होती थी जिसमें जो है वो आग में सेक सेक के देता था मूंगफली, चना, और जो आपके ये होते थे सर्दियों के जो है उस सीजन में बहुत लोग ये चलते थे। हर मोहल्ले में ऐसे बड़बुंजों की दुकान होती थी। जो भाड़ झोंकना और ये जो जितने शब्द बने हैं मुहावरे, ये उसी बड़बुंजे के पेशे से बने हैं। यानी मुख्यतः वो उसमें अग्नि लगाकर और वो सा भूंजता था कुछ ना कुछ। वैसे गुप्त सम्राटों ने इन्हें वैश्य की मर्यादा दी थी, ऐसा मैंने किसी प्राचीन लेख में पढ़ा। अब ये जो काम करने वाले थे, इनसे खुश होकर, पहले तो ऐसा ही होता था कि राजा महाराजाओं को जिससे प्रसन्नता प्राप्त हुई उसको उन्होंने जागीर दे दी, किसी को जमींदार बना दिया, तो किसी को महल दे दिया, तो किसी को पदवी बढ़ा दी। तो वैसे ये जो लोग थे इनको उन्होंने वैश्य बना दिया, यानी वर्ण कर्म में ऊपर ले लिया उनको। ऐसा मैंने किसी प्राचीन लेख में पढ़ा। आपको एक विनोद की बात बताऊं, एक बड़े अच्छे बंगाली पंडित ने कलाओं के संबंध में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में 10-12 पन्नों में कंदू पक्व अन्न की कला की विवेचना है। यानी जो उन्होंने पुस्तक लिखी है बंगाली महोदय ने, उसमें वो अपने जो है कंदू पक्व की कला की बात करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कंदू पक्व अन्न स्पर्श दोष से दूषित नहीं होता। यानी आप जानती हैं, चूँकि वो अग्नि में सिकता है पूरा अन्न, चना है, मूंगफली है, और भी तमाम जो आपके कॉर्नफ्लावर्स हैं, तो वो चूँकि अग्नि में सिकता है तो उसमें हाथ तो जाता नहीं है। वो एक लोहे की, आपने देखी होगी, एक ऐसा पात्र टाइप होता है, उसमें रेत भरकर और वो उससे ऐसे बाहर निकालता रहता है।
तो उसमें हाथ तो लगता नहीं है, इसलिए वो जो है अन्न स्पर्श से दोष से वो जो है बचा हुआ रहता है, यानी वहाँ खाने में हाथ नहीं लगता। बाकी तमाम चीज़ों में तो आप जानते ही हैं वो हाथ का ही काम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कंदू पक्व अन्न स्पोर्टों से दूषित नहीं होता। उक्त बंगाली पंडित ने अनेक कोशों और स्मृतियों के वचन उद्धृत करके ये साबित करना चाहा है कि कंदू पक्व अन्न पाव रोटी जैसी कोई चीज़ होती है। यानी वो अपने बंगाली महाशय जो है वो अपने भोजन की किताब में ये बता रहे हैं कि साहब जैसे आपकी पाव रोटी होती है, जैसे वो भी अग्नि में सिकती है और उस पर भी जो है पवित्र रहती है, वैसे ही हमारा ये अन्न रहता है। अगर वे हमारे गांव आ गए होते तो इतने परिश्रम के बाद इतनी गलत सी चीज़ सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी अगर वो बंगाली महोदय उनके गांव आ जाते तो उनको ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कंदू इन्हीं कांदुओं के भाड़ का नाम है। कौन नहीं जानता बड़गुंजे की बुनी हुई सामग्री स्पर्श दोष से रहित होती है। यानी हम सब जानते हैं कि उसकी जो सुखी हुई बुनी हुई सामग्री होती है वह स्पर्श दोष से रहित होती है। जिन पंडित जी की बात लिख रहा हूँ उनकी विद्वता और बहुसूत्रता का मैं कायल हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा गर्व होता है कि मेरे गांव इतने बड़े पंडित के ज्ञान में थोड़ा सा अंश और जोड़ सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है वो बहुत बड़े जो है वो विचारक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक मतलब ज्ञानवान थे, उन पर गर्व होता है, लेकिन उसमें मैं भी कुछ थोड़ा सा अंश अपना जोड़ सकता हूँ। अब वो फिर दूसरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारे गांव में कलवार या प्राचीन कल्यपाल लोगों की बस्ती है जो एकदम भूल गए हैं कि उनके पूर्वज कभी राजपूत सैनिक थे। सदियों से हमारे यहाँ आवागमन और इधर से उधर होता रहा, ऊपर नीचे ये क्रम चलता ही रहा। वो तो उसी में जो है इनके गांव में जो कलवार जो लोग थे कत्तेपाल कल्यपाल, वो राजपूत सैनिक थे। सेना के पिछले हिस्से में रहकर कल्यवर्त या कलेव की रक्षा करते थे। यानी भोजन, कल्यवर्त तो कलेवा वैसे तो सुबह का नाश्ता होता है, अपने आप रूढ़ हो गया है, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, वही कलेवा हो गया, कलेव हो गया, कल्यवर्त। यहाँ अगर हम मोटे रूप में अर्थ ग्रहण करें तो भोजन, यानी सिपाही फौज का वो हिस्सा जो खाने पीने की सामग्री भी साथ चलती थी। इतनी बड़ी फौज चलती थी तो कुछ सैनिक जो है पीछे रहकर उसकी रक्षा करते थे, वो लोग कल्यपाल होते थे। तो धीरे धीरे जो है ये लोग क्या हो गए, न जाने किस जमाने में इन लोगों ने तराजू पकड़ी और अब पूरे बनिया हो गए। अब देखिए कैसे कल्चरल सांस्कृतिक विकास और इतिहास कैसे आगे जाता है। अब ना जाने किस समय में इन लोगों ने तराजू पकड़ी और ये बनिया हो गए। तराजू क्यों पकड़ी, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जब खाद्यान्न का वो सुरक्षा करते थे तो खाद्यान्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाजार से ही तो खरीदोगे आप, किसी ना किसी किसान से ही खरीदोगे। तो फिर खरीदने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, उसका तोल। उसको तोलना कि हाँ भाई ये इतने किलो गेहूँ है, इतना किलो चावल है, इतने किलो दाल है। तो आपको क्या लेनी पड़ेगी उसके लिए सबसे पहले तराजू लेनी पड़ेगी। तो धीरे 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 वो तराजू आपका हिस्सा हो गई। क्योंकि आप फौज में, जैसे आज की आधुनिक फौज में हमारे यहाँ एक होता है लांगरी, जिसके लिए शब्द कहा गया है लांगरी। अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो एक फौजी होता है जो बाकायदा फौजी ड्रेस में होता है, लेकिन उसका काम खाना पकाना होता है। यानी जितने सिपाही हमारे जो भाई होते हैं उनके लिए खाना पकाने वाले भी फौजी होते हैं, और वो वहीं जो है रहकर उनके लिए खाना बनाते हैं, और जो फ्रंट पर वॉर लड़ते हैं उनके लिए वो जो है खाना बनाने वाले और होते हैं। और एक हमारे मित्र के जो एक भाई थे उनका चयन हो गया था फौज में, तो थोड़े से दुबले पतले और वैसे थे। तो उनसे वहाँ पर पूछा उन्होंने कि भाई तू क्या कर सकता है, तो उसने कहा मैं कुछ भी कर लूँगा। तो उसको रोटी बनाने में लगा दिया था फौजियों के। तो बाद में फ़ोन करते हुए बड़े निराशाजनक स्वर में बोले कि हम तो फौज में जो है उस काम से आए थे और अब हमें यहाँ रोटी बनाने में लगा दिया, तो रोज़ हम 200 रोटी बनाते हैं। तो बहरहाल जो है तो वो उसी तरह से हर पहले फौज में भी खाना बनाने वाले लोग अलग होते थे, और उस तरह से उनकी रक्षा करने वाले भी अलग हो गए। वो लोगों की बात जो है भोजन सामग्री की जो रक्षा करने वाले लोग होते थे उनके बारे में जो है ये बात कर रहे हैं कि वो लोग कब बनिया हो गए। यानी वो तोल तोल माप से उससे जुड़े होंगे, तो धीरे धीरे तोल माप उनके हाथ में रह गया और तलवार और भाला नीचे चला गया। वो उनको लड़ाई दूसरे लोग कर रहे थे, उनका काम खाने की रक्षा करना था। ये क्या पुरातत्व विभाग के किसी ईंट पत्थर से कम मूल्यवान है। मेरे गांव में और भी बनिया जाति के लोग हैं। अब वो कह रहे हैं कि जैसे पुरातत्व आप जानते ही हो, पुराने शहरों की, मंदिरों की और वो टूटे हुए स्थलों की जो खुदाई और उनसे संबंधित जो शास्त्र है वो पुरातत्व कहलाता है। उसमें खोजबीन होती है
कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं अवशेष मिला, कहीं पुरानी मूर्ति मिली, कहीं पुराने खंडर मिले, तो कितने साल पहले के हैं, कितने साल पहले का क्या स्वरूप था उनका, वो सब काम पुरातत्व वाले करते हैं। तो ये क्या क्या कम पुरातत्व से महत्वपूर्ण बात है क्या? यानी द्विवेदी जी देखिए यहाँ अपना एक अलग दृष्टिकोण ला रहे हैं। एक हमारी दृष्टि है पुरातत्व की जो केवल पत्थर, मटकी, मटका और इन्हीं सबको ढूंढती फिरती है, जमीन, वो सब। ये मानवीय दृष्टि से पुरातत्व की बात कर रहे हैं कि मनुष्य खुद अपने आप में एक पुरातत्व की उसकी एक प्रजाति जो है वो खुद अपने आप में एक हिस्टोरिकल एविडेंस है कि ये कैसे हुआ, समय के साथ ये कैसे जो है कोई जाति कहाँ क्या काम कर रही थी और आगे चलकर क्या बन गई वो, या पहले वो योद्धा थी बाद में क्या हो गई। ऐसा बहुत जगह बहुत समय में सब जगह से हुआ। ये क्या पुरातत्व विभाग के किसी ईंट पत्थर से कम मूल्यवान है? मेरे गांव में और भी बनिया जाति के लोग हैं, उनकी परंपरा सुनता हूँ तो मुझे रसेल साहब की बात याद आए बिना नहीं रहती कि मध्य प्रांत में एक भी बनिया जाति उन्हें ऐसी नहीं मिली जिसकी प्राचीन परंपरा किसी न किसी राजपूत कुल से संबंध ना हो। यानी जो विचारक है हमारे रसेल महोदय, उनकी वो बात उन्होंने कही थी कि उनको एक भी बनिया जाति ऐसी नहीं मिली जिसका संबंध राजपूत जाति से नहीं था। यानी धीरे धीरे जो वर्ण में थे क्षत्रिय ऊपर आता है तो कुछ ऐसी स्थितियाँ रही होगी कि उसमें से बहुत सारे जो लोग थे वो जो है वो खिसक कर नीचे आए और वो वैश्य जाति में जो है रूपांतरित हो गए। इसीलिए आप बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ देखेंगे कि हमारे यहाँ कई जो बनिया जाति व्यापारी जातियाँ हैं उनमें सिंह टाइटल है, जबकि सिंह टाइटल हमारे यहाँ राजपूत लगाते हैं। तो ये सिंह टाइटल कैसे आया होगा? यानी वो धीरे धीरे जो है वो काम उनका जो है राजपूत का जो काम हो रहा था उसको छोड़कर वो नीचे आए और वैश्य और उनसे जुड़े हुए कुछ काम करने लग गए होंगे। तो उनका जो है रूपांतरण द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उनका वैसे उस तरफ हो गया। मेरे गांव की भी परंपरा में उनका समर्थन करती है, यानी उनके गांव में भी ऐसी बात हुई है। एक जाति यहाँ बसती है तुरहा, जातियों की तालिका में इनका नाम तो मिल जाता है पर किसी नृतत्व शास्त्रीय विवेचन में मैंने इनकी चर्चा नहीं पढ़ी। यानी जो हमारी कास्ट कैटेगराइजेशन होता है उसमें तो नाम आ ही जाता है कहीं ना कहीं उनका, लेकिन नृत्य शास्त्र विशेष एक साइंस की एक शाखा होती है, एक सब्जेक्ट है अपने यहाँ एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं, नृतत्व विज्ञान उसको कहते हैं। उसमें मनुष्य की नस्ल है, उसकी रेस है, उसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एक समय में आईएएस में बहुत लोगों ने ये सब्जेक्ट लिया था क्योंकि उसमें अच्छे स्कोरिंग नंबर आते थे और सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात होती थी, इसलिए कई लोग ये सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी लेके आईएएस बने थे। वही नृतत्व विज्ञान यहाँ बात कर रहे हैं कि उसमें इसका नाम नहीं मिलता तुरह का। मेरा अनुमान है कि ये जाति आर्यों और गोंडों के मिश्रण की एक कड़ी है। गोंड एक आदिवासी जाति है जो मुख्यतः आपको झारखंड और जो है छत्तीसगढ़ और इस तरफ बहुत, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में बहुत बहुलता में मिलेगी। तो ये आर्य और गौंड जाति जब मिली होगी सभ्यता के इतनी लंबे इतिहास में कभी विकास क्रम में, तो उनके जो है मिलन से, उनके जो है आदान प्रदान से यह जाति जो है तुरहा जो है ये उनके हिसाब से पैदा हुई होगी। नृत्यत्व शास्त्र के अध्येता इनको अपनी अदिति का उपयोगी विषय बना सकते हैं। अपने गांव के धोबियों के नृत्य गीत में मुझे कोई बड़ी भूली हुई परंपरा का स्मरण आता है। यानी वो क्या कहते हैं कि जो उनके गांव में जो धोबी जो वो है नृत्य गीत, उनमें भी कोई ऐसा शब्द आता है, ऐसी कोई बात आती है जो एक भूली हुई परंपरा का स्मरण हो। मेरे गांव की सबसे मनोरंजक जाति जुलाहों की, इनके पुरोहित भी मेरे गांव में। अब देखिए हर जाति के अपने पुरोहित होते हैं, केवल पुरोहित वही नहीं होते जो पूजा पाठ कराने आते हैं। वो हमारे यहाँ भारतीय समाज बड़ा अद्भुत समाज है और द्विवेदी जी के खुद के ही शब्द है ये कि यहाँ पर हर जाति अपने से ऊपर और अपने से नीचे एक जाति ढूंढ लेती है। तो उसी तरह से तो हर जाति का भी अपना एक पुरोहित रहा है यहाँ पे। अपने गांव की एक मजेदार बात मैं बताता हूँ जो इस पुस्तक में लिखना भूल गया था, यानी जो उनकी कबीर नामक पुस्तक थी उसमें जुलाहों के पुरोहित यहाँ साईं कहे जाते हैं। साईं अर्थात स्वामी। नाथ परंपरा में गुरु को नाथ या स्वामी कहते हैं। यानी उनकी द्विवेदी जी की किताब भी है नाथ संप्रदाय पे और कबीर पर भी उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो जुलाहों के गुरु हैं उनको साईं कहते हैं। और साईं किसको मानते हैं नाथ संप्रदाय में? स्वामी, यानी जो मालिक है उस अर्थ में जो है वो होता है।
गोरखबानी में गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ को बराबर साईं कहकर संबोधित करते हैं। और गोरखबानी जो गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है, यानी जो गोरखनाथ हमारे नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े कवि और उद्धारक और विचारक हुए थे और जिनको माना जाता है नाथ संप्रदाय का प्रणेता, उनकी जो गोरखबानी है उसमें मच्छंद्रनाथ को बराबर साईं कहा गया है। मच्छंद्रनाथ उनके गुरु थे गोरखनाथ के, तो उसमें बराबर वो क्या बोलते हैं उनको, साईं। अब देखो कहाँ से शब्द ट्रेवल किया, गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ से शब्द ट्रेवल करता हुआ कहाँ आया, ठेठ द्विवेदी जी के गांव। अब ये लोग पक्के मुसलमान हो गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा अर्थ खुलता है। और देखो आप, गोरखनाथ और वहाँ साईं शब्द जो था वो नाथ संप्रदाय के लोग थे और वो अब क्या हो गए, मुस्लिम हो गए। यानी धर्म और वो पूरा का पूरा उनका जो है बदल गया। पूरा उनका परिवर्तन जो है नाथ संप्रदाय से होते हुए, जुलाहा से होते हुए वो लोग मुस्लिम धर्म की ओर चले गए। केवल नाम में अपनी पुरानी स्मृति ढूंढते आ रहे हैं। केवल नाम में अब उनके साईं रह गया है, बाकी जो चीज़ है वो पूरी की पूरी उनकी बदल चुकी है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे और आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।